हेलो बच्चों, दिस इज़ ममता भदौरिया। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का चैप्टर 3 लेके आई हूँ, क्लास 7th, द दिल्ली सल्तनत। देखिए, दिल्ली सल्तनत को हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली की क्या कंडीशंस थी, उस समय दिल्ली में कौन रूल कर रहा था, और कोई फॉरेनर, कोई विदेशी इंडिया में आ रहा है, अटैक कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब चीज़ों को हमें जानना पहले ज़रूरी है। तो पहले हम दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा दिल्ली। दिल्ली, देखिए, दिल्ली पर जब अटैक होता है उस समय, उसके पहले हम कह सकते हैं दिल्ली वॉज मेड द कैपिटल ऑफ अ किंगडम फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द तोमार राजपूत। दिल्ली को पहली बार किंगडम बनाया था, कैपिटल बनाया गया था तोमार राजपूत के द्वारा, और उसके बाद उसको चौहान ने टेक ओवर कर लिया। इट वॉज बाय द मिड 12th सेंचुरी दैट अ रूलर ऑफ गौर, और ये लगभग 12th सेंचुरी की बात है जब गौर रूलर होता है। एक वो स्मॉल प्रिंसिपलिटी से होता है अफ़गानिस्तान में, जिसका नाम होता है मोहम्मद गौरी। वो इंडिया पे अटैक करता है और पंजाब सिंध के एरिया को कैप्चर कर लेता है। इन 1191 सीई मोहम्मद गौरी क्लैश विद पृथ्वीराज चौहान। 1191 सीई में मोहम्मद गौरी का क्लैश होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ। इससे हम फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं। इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। उसके वेरी नेक्स्ट ईयर क्या होता है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। उसके बाद इसका रिजल्ट ये होता है कि इंडिया में टर्किश रूल स्टार्ट होता है। द दिल्ली सुल्तान बिल्ड मैनी सिटीज सच एज दिल्ली, एकूना, सीरी, जहाँपना। इस तरीके से दिल्ली इस्टेब्लिश होती है। अब दिल्ली पर मोहम्मद गौरी दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। अब वो अपने कंट्री जब वापस जाता है तो यहाँ पर एक अपना स्लेव अपॉइंट करके जाता है, जिसका नाम होता है मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अब पढ़ते हैं हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में। इस तरीके से इंडिया में स्लेव डायनेस्टी, या हम कह सकते हैं सुल्तानों की शुरुआत होती है। सल्तनत पीरियड स्टार्ट होता है 1206 में। स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट करते हैं। द रूल ऑफ स्लेव डायनेस्टी बिगेन विद द एक्सेशन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत, या फाउंडर कह सकते हैं, फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होता है और बलबन तक जाता है। स्लेव डायनेस्टी बलबन पे जाकर के ओवर हो जाती है। उसके बाद एक नई डायनेस्टी एमर्ज होती है सुल्तानों की, जिसे हम बोलते हैं खिलजी डायनेस्टी या खलजी डायनेस्टी। तो टर्क जनरली ट्रेंड देयर मोस्ट लॉयल स्लेव इन मिलिट्री वेलफेयर। जो टर्क लोग थे, इन्होंने अपने जो जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलिट्री वेलफेयर्स होते हैं, इसके लिए इन्होंने अपने स्लेव अपॉइंट कर रखे थे या स्लेव्स को ट्रेन कर रखा था। ऐबक वॉज वन ऑफ देम अंडर द रूल गोरी। उसमें से ऐबक एक था। ऐबक बिगेन एज अ स्लेव एंड हैंस फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। तो जब स्लेव डायनेस्टी फाउंड हुई थी, उस समय जो ऐबक था वो स्लेव था, इसीलिए इस डायनेस्टी का नाम स्लेव पड़ा। इन बिटवीन देम इल्तुतमिश, तुर्कुद्दीन, रज़िया, रुकनुद्दीन है, सॉरी यहाँ पर रुकनुद्दीन है ना कि तुर्कुद्दीन। रज़िया, नासिरुद्दीन मोहम्मद रूल्ड इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। ऑल दीज रूलर वर कॉल्ड मामलुक इन अरेबिक, विच मीन्स अ स्लेव और द सन ऑफ स्लेव। तो इस तरीके से स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड की थी, जो कि स्लेव था। इस वजह से इस डायनेस्टी का नाम स्लेव पड़ा। उसके बाद इल्तुतमिश आता है, रुकनुद्दीन आता है, रज़िया आती है, नासिरुद्दीन मोहम्मद आता है। ये सब रूल करते हैं। ऑल दीज रूलर आर कॉल्ड मामलुक्स, और ये सभी रूलर मामलुक्स कहलाते हैं। मामलुक्स का मतलब होता है अरेबिक में सन ऑफ स्लेव, या हम स्लेव कह सकते हैं या सन ऑफ स्लेव कह सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन इन लॉ शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन का सक्सेसर, या हम कह सकते हैं उत्तराधिकारी जो होता है, उसका सन इन लॉ बनता है, जिसका नाम होता है इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। चलिए अब हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। तो जहाँ हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कभी सुल्तान नहीं बनता, क्योंकि वो स्लेव होता है, और स्लेव से जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक वो रूलर सुल्तान नहीं बन सकता है। उसको मुक्ति जो है वो 1206 में वो गवर्नर अपॉइंट होता है, और 1208 में उसे स्लेव से मुक्ति मिलती है। लेकिन 1210 में उसकी डेथ हो जाती है, पोलो खेलते हुए हॉर्स से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है।
उसके बाद उसका सन इन लॉ होता है इल्तुतमिश, जो कि सुल्तान बनता है। हालांकि इल्तुतमिश भी स्लेव है, लेकिन इसे स्लेव से मुक्ति पहले मिल जाती है, 1206 में ही मिल जाती है, और 1210 में ये सुल्तान बनता है। तो इल्तुतमिश हु इज़ रिगार्डेड एज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ द टर्क्स इन इंडिया, इस तरीके से हम कह सकते हैं जो इल्तुतमिश था वो रियल कंसोलिडेटर था इंडिया में। टर्किश रूलर या सुल्तान, जो पहला सुल्तान था जिसने कि कंसोलिडेट किया, सुल्तान कहलाया, अपने एम्पायर को कंसोलिडेट किया, वो इल्तुतमिश था। ही ट्रस्टेड हिज परचेज स्लेव कॉल्ड बंदगान। इल्तुतमिश अपने परचेज स्लेव पे बहुत बिलीव करता था, जिसको कि बंदगान कहा गया है। एंड अवॉइडेड अपॉइंटिंग अरिस्टोक्रेट्स, और उसने अरिस्टोक्रेट्स को अपॉइंट करने से अवॉइड किया, यानी उनको ज़्यादा अवॉइड अपॉइंट नहीं किया, उससे थोड़ा सा दूरी बनाई। इल्तुतमिश कंसल्ट द टर्किश नॉबल समटाइम कॉल्ड द ग्रुप ऑफ 40 और तुर्कान चहलगानी और दल चालीसा। इल्तुतमिश ने अपने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया था जिसको बोला गया ग्रुप ऑफ 40 या तुर्कान चहलगानी, या इसे हम दल चालीसा भी कहते हैं। इसमें 40 मेंबर्स होते थे और ये सारे उसके खास लोग होते थे। इनसे वो कंसल्ट लेता था अपने अम्पायर को कैसे चलाना है, और अम्पायर को रन करने के लिए उसने अपनी हेल्प के लिए ग्रुप ऑफ 40 बनाया था। ही ऑल्सो ग्रांटेड लैंड और इक्ता टू द मेंबर्स ऑफ हिज आर्मी। इसने अपने पूरे एरिया को इक्ता में डिवाइड कर रखा था, और उन इक्ता को जिसको देता था उसको इक्तादार बोलते थे, या फिर उसको मुक्ति भी बोला गया है। इक्ता में होल्डर्स कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति वर गिवन द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, और उनको अधिकार दिया था कि वो अपने एरिया में टैक्स कलेक्ट कर सकें। इस तरीके से इल्तुतमिश का साम्राज्य रहा। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा होता है रुकनुद्दीन, जिसको कि नॉबल्स पसंद करते हैं और उसको रूलर बनाते हैं, सुल्तान बनाते हैं, बट वो एबल नहीं होता है। तो इल्तुतमिश अपनी बेटी को सुल्तान बनाना चाहता है। पब्लिक का भी, पॉपुलेशन का भी सपोर्ट रहता है रज़िया को, लेकिन नॉबल्स जो है वो रज़िया के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि रज़िया एक वुमेन होती है। और इस बात को मिनहाज सिराज ने भी डिक्लेयर किया था, अपनी बुक में अकाउंट में बताया है उसने कि रज़िया को नॉबल ने रिजेक्ट किया है, उसका एक्सेप्टेंस नहीं था एज अ सुल्तान, उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक वुमेन थी। और उन्होंने रुकनुद्दीन को एक्सेप्ट किया, उन्हें सुल्तान पर बैठाया, लेकिन वो रुकनुद्दीन एबल नहीं था। इस वजह से फिर आगे रज़िया सुल्तान बनती है, लेकिन रज़िया महिला होने की वजह से ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती है। फाइनली 1236 में वो सुल्तान बनती है, एंड 1240 में उसका मर्डर हो जाता है और वो मर जाती है। देन आफ्टर कई और रूलर होते हैं जो आते हैं, लेकिन फाइनली यहाँ पर एक रूलर आता है बलबन, जो कि लास्ट रूलर होता है इस डायनेस्टी का, वो रूल करता है। और इस तरीके से ये कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होता है और बलबन तक जाता है। बलबन पे जाकर के स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद एक नई डायनेस्टी एमर्ज होती है जिसका नाम होता है खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी established Khalji dynasty, the founder of Turkish dynasty. Jalaluddin Khilji was 70 when he ascended the throne. तो जलालुद्दीन जब सुल्तान बनता है तो वो 70 ईयर्स का होता है, तो ज़्यादा लंबे समय तक वो शासन नहीं कर पाता है। बलबन के ग्रैंडसन कैकुबाद को मारने के बाद वो सुल्तान बनता है, और his nephew अलाउद्दीन खिलजी who later became his heir, और इसके बाद जो रूलर बनता है वो बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जी को कह सकते हैं, जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, उसने उसका मर्डर कर दिया और वो सुल्तान बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी मेजर टू कंट्रोल द मार्केट। अलाउद्दीन खिलजी का मेन जो वर्क था वो कंट्रोल करना था मार्केट में, और यहाँ पर उसने सारी चीज़ों के प्राइस मार्केट में पहले से ही फिक्स कर दिए थे, यहाँ तक कि शुगर, ग्रेन, कुकिंग ऑयल, नील, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ तक के उसने प्राइस पहले से ही फिक्स कर दिए थे। और इन सब चीज़ों की देखभाल के लिए उसने ऑफिसर भी अपॉइंट किए थे। ऑफिसर वहाँ पे जाके चेक करते थे, स्ट्रिक्टली देखते थे कि मार्केट में सारी चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं कि नहीं, कोई ज़्यादा प्राइस तो नहीं ले रहा, कोई तौल से सामान कम तो नहीं दे रहा, हर चीज़ को मेज़र करना उनका काम होता था। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने काम किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे सामंत।
अरिस्टोक्रेट्स के बारे में। देखिए यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने क्या किया कि जो रिच लैंड लॉर्ड्स थे उनको वर फोर्स टू एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी, उन पर फोर्स किया कि वो उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें। दे वर नॉट अलाउड टू लेवी टैक्सेस, और उन पे उनको टैक्स के लिए कोई लेवी कोई ढील नहीं दी, वो भी टैक्स पे करते थे। सम ओल्ड चीफ्टन वर अपॉइंटेड एज टैक्स कलेक्टर्स, और कुछ पुराने चीफ्टन्स थे, पुराने हेड्स थे, उनको उसने एज अ टैक्स कलेक्टर अपॉइंट किया। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर 3 टाइप्स के टैक्सेस लिए थे। खराज जो कि फूड ग्रेन कल्टीवेशन पे था, 50% ऑफ पीजेंट प्रोड्यूस, जो उत्पादन होता था उस उत्पादन का 50% टैक्स उसने लिया। उसके बाद टैक्स ऑन कैटल्स पे भी टैक्स लगाया, टैक्स ऑन हाउसेस पे भी टैक्स लगाया। अलाउद्दीन was the first Delhi Sultan to maintain a well-equipped standing army. He paid his soldier in cash. उसने अपने सोल्जर्स को कैश में सैलरी दी। हालांकि इससे पहले जो सैलरी थी वो इक्ता के फॉर्म में दी जाती थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने सैलरी कैश में दी थी। इसके बाद लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए लैंड रिवेन्यू वॉज assessed on the basis of measuring the land under cultivation। जो लैंड रिवेन्यू था वो लैंड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग था, और जिस हिसाब से लैंड कम या ज़्यादा उसी हिसाब से यहाँ पर टैक्स लिया जाता था। दिस मीन दैट द रिच एंड पावरफुल इन द विलेजेस हु हैड मोर लैंड कुड नॉट पास ऑन देयर बर्डन टू द पुअर। इसका मतलब ये है कि जो रिच लोग थे वो अपना बर्डन, अपना बोझ गरीब लोगों पर ना डाल सके, क्योंकि रिच लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, ज़्यादा लैंड होता था, तो वो ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, और गरीब लोग के पास लैंड कम है तो वो अपना कम टैक्स पे करेंगे। इस तरीके से उसने ये पॉलिसी चलाई। उसके बाद द सुल्तान ऑल्सो केप्ट अ स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द लोकल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवेन्यू कलेक्शन, और उसने स्ट्रिक्टली जो लोकल ऑफिसर्स थे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी कि वो अपना रेवेन्यू कलेक्शन स्ट्रिक्टली करें, जिस तरीके से होना चाहिए सब कुछ देखें और स्ट्रिक्टली रेंट रेवेन्यू कलेक्ट करें। देयर अकाउंट वर स्ट्रिक्टली चेक्ड, और उनको ये भी इंस्ट्रक्ट किया कि वो जितने भी यहाँ पर चीफ्टन हैं या जो भी अपॉइंट किए हुए लोग हैं उनके अकाउंट्स को चेक करें, सो दैट दे कुड नॉट चीट द स्टेट, ताकि वो स्टेट के साथ या सुल्तान के साथ कोई धोखाधड़ी ना कर सके, कोई चीटिंग ना कर सके। इस तरीके से डायनेस्टी ख़त्म होती है। खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर अलाउद्दीन खिलजी होता है। इसके बाद नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है जो होती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी 1320 से स्टार्ट होती है एंड 1414 तक रन करती है। इसका जो फाउंडर होता है वो गयासुद्दीन होता है, गयासुद्दीन इसका फाउंडर होता है। ही बिल्ट अ ह्यूज फोर्ट तुगलकाबाद, वो एक बहुत बड़ा फोर्ट बनवाता है तुगलकाबाद में, विच वॉज मैसिव एंड हैड 13 गेट्स, जो बहुत विशाल होता है, बहुत मैसिव होता है, उसमें 13 गेट्स होते हैं। और उसको थर्ड कैपिटल भी बनाता है, दिल्ली की थर्ड कैपिटल कहलाती है तुगलकाबाद। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ रिमार्केबल रूलर ऑफ दिस एज। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज hasty and impatient, that is why his experiment, वो कुछ अपने एक्सपेरिमेंट करता है जिसकी वजह से वो फेलियर हो जाता है। थॉट वेल इंटेंशन फेल्ड कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस एंड लोअरिंग द प्रेस्टीज ऑफ द सुल्तान, जिसकी वजह से उसकी प्रेस्टीज भी डाउन होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ती है। जो उसकी पॉलिसीज़ थी वो इस प्रकार हैं। शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल शिफ्ट करता है। पहले उसकी कैपिटल जो होती है वो देवगिरी होती है, और देवगिरी से वो पहले उसकी कैपिटल दिल्ली होती है, दिल्ली से वो अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है देवगिरी में, जिसको दौलताबाद भी बोलते हैं। उसके बाद वो टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करता है। टोकन करेंसी में मिलावटी करेंसी होती है, और इस करेंसी का उसे बहुत नुकसान होता है, क्योंकि इसमें लोगों के घर जो थे वो टकसाल बन गए थे, लोग घरों में करेंसी बनाने लगे थे, जिससे जो सुल्तान का ख़जाना था वो खाली होता जा रहा था, और बहुत जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया था, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉलिसी उसकी थी, इंक्रीजिंग इन लैंड रेवेन्यू इन द द्वाब में वो टैक्स बढ़ा देता है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। इस तरीके से उसने जो भी पॉलिसीज़
चलाई थी वो यहाँ पर सारी नाकाम रहती। हालांकि हम कह सकते हैं जो मोहम्मद तुगलक था वो सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, वेल एजुकेटेड था, बट उसने जो भी पॉलिसीज़ चलाई कुछ भी कह सकते, लेकिन वो पॉलिसीज़ उसकी सक्सेसफुल नहीं रही। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी तुगलक के टाइम पीरियड में ही इंडिया में तैमूर इन्वेशन होता है, जो कि 1398 सी में होता है। चलिए इसे हम पढ़ते हैं। द वीकनेस ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज कम्प्लीटली एक्सपोज्ड बाई तैमूर्स इन्वेंशन ऑफ दिल्ली। 1398 में जो होता है तैमूर इंडिया पे अटैक करता है। सल्तनत उस समय थोड़ा वीक चल रहा था, उनकी वीकनेस का फ़ायदा उठाता है और इंडिया पर ये अटैक करता है। तैमूर वॉज ए टर्क, तैमूर टर्क था, बट ही कुड क्लेम अ ब्लड रिलेशनशिप विद गेंगिस खान। तैमूर टर्क था लेकिन उसने अपना ब्लड रिलेशन गेंगिस खान के साथ भी बताया। हिज मोटिव फॉर रेडिंग इंडिया वॉज टू सीज द वेल्थ ऑफ दिल्ली सुल्तान। इसका इंडिया में जो रेड करने का मोटिव था वो सिर्फ ये था कि इंडिया में जो भी वेल्थ है उसको सीज कर ले और अपनी कंट्री वापस चला जाए। तैमूर्स आर्मी रेंसेक्ट एंड प्लंडर वेरियस टाउन ऑन द वे ऑफ दिल्ली। और दिल्ली में जाते समय रास्ते में जितनी भी सिटीज़ पड़ी, जितने भी टाउन्स पड़े, सब पर बहुत लूट मार की, प्लंडर किया, पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया। रास्ते में जितनी भी सिटीज़ थी सबको बहुत नुकसान पहुंचाया। तैमूर देन एंटर दिल्ली एंड लूटेड इट मर्सीलेसली किलिंग पीपल। इस तरीके से वो दिल्ली में एंटर करता है, बुरी तरीके से लोगों को मारता हुआ जाता है, लूट करता है। बहुत ही दर्दनाक वो दृश्य था। तैमूर अपॉइंटेड खिजर खां एज हिज डेप्टी बिफोर रिटर्निंग टू समरकंद। और वापस समरकंद जाते समय वो अपना एक डेप्टी अपॉइंट करता है जिसका नाम होता है खिजर खान। ही मेड खिजर खान द गवर्नर ऑफ मुल्तान, लाहौर एंड दीपालपुर। और वापस जाते समय वो खिजर खान को मुल्तान, लाहौर एंड दीपालपुर का गवर्नर बना के जाता है। इस तरीके से तैमूर इंडिया में अटैक करता है और इंडिया को लूटता है, यहाँ पे बहुत प्लंडर करता है, बहुत ब्लड बहाता है लोगों का, बहुत कुछ करता है और उसके बाद इंडिया से वापस चला जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सैयद डायनेस्टी के बारे में। सैयद डायनेस्टी जो है 1414 से स्टार्ट होती है, 1451 CE तक चलती है। इस डायनेस्टी का फाउंडर खिजर खान था जिसको कि तैमूर अपॉइंट करता है। खिजर खान मुल्तान, दीपालपुर के बाद दिल्ली पे कब्जा कर लेता है और सुल्तान बन जाता है। मोहम्मद शाह सैयद, फिर उसके बाद अलाउद्दीन सैयद, वो उसके सक्सेसर होते हैं खिजर खान के, बट बोथ फेल टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन। लेकिन ये अपनी पावर को अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करने में जो है नाकाम रहते हैं। इसके बाद दिल्ली कम अंडर द कंट्रोल ऑफ बहलोल लोदी ऑन द अफगान नोबेल। अफगान नोबेल एक होता है जिसका नाम होता है बहलोल लोदी। दिल्ली उसके कंट्रोल में चली जाती है और एक नई डायनेस्टी एमर्ज होती है जिसको हम बोलते हैं लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी 1451 में स्टार्ट होती है और 1526 तक रन करती है। लोदी डायनेस्टी का फाउंडर था बहलोल लोदी। आफ्टर 37 years ऑफ सैयद के रूल, बहलोल लोदी रिकॉग्नाइज एज the founder of Lodi dynasty. He acquired control of Delhi and laid the foundation of Lodi dynasty. The Lodi ruled for 75 years. जो लोधी थे वो लगभग 75 ईयर्स तक रूल करते हैं और मेनली जो अभी तक सुल्तान जितने भी रूल कर रहे थे वो सब टर्क्स थे। लेकिन जो लोधी डायनेस्टी का फाउंडर था, लोधी डायनेस्टी थी, वो अफ़गान से रिलेटेड थी। ये अफ़गान थे। द लास्ट लोधी सुल्तान जो होता है वो इब्राहिम लोधी होता है। वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाई बाबर इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। विद द फॉल ऑफ लोधीज द सल्तनत ऑफ दिल्ली ऑल्सो एंडेड। इस तरीके से लोधी डायनेस्टी के फॉल होने के बाद इंडिया में सल्तनत पीरियड का एंड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट सुल्तान होता है वो इब्राहिम लोधी होता है और इब्राहिम लोधी को बाबर हरा देता है। बाबर इंडिया में एंट्री कैसे करता है? बाबर जो था उसको इंडिया में इनवाइट किया जाता है। इब्राहिम लोधी का चाचा था जिसका नाम था दौलत खां लोधी, वो
इंडिया में बाबर को इनवाइट करता है और वो चाहता है कि वो इब्राहिम लोदी को मार दे और अंपायर दौलत खां लोदी के हाथ में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाबर इंडिया में अटैक करता है, इब्राहिम लोदी के साथ उसकी फ़ाइट होती है। जो फ़ाइट होती है वो पानीपत में होती है, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बोला गया है। यहाँ पर इब्राहिम लोदी मारा जाता है और इंडिया में एक नया अंपायर स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मुग़ल अंपायर। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? द Delhi Sultanate was headed by the Sultan. The Sultan was commander-in-chief and chief justice. He was responsible for the protection from outside attacks and maintaining law and order. तो दिल्ली सल्तनत जो था वो सुल्तान उसका हेड होता है। सुल्तान चीफ ऑफ कमांडर भी होता है, या हम कह सकते हैं कमांडर इन चीफ भी होता है। सुल्तान चीफ जस्टिस भी होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं प्रोटेक्शन करना, आउटसाइड अटैक से लोगों को बचाना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। द रेवेन्यू कलेक्शन वाज हैंडल्ड बाय वज़ीर। यहाँ पर जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो वज़ीर हैंडल करता है। आर्मी वेलफेयर जो भी होता है वो अर्ज ए मुमालिक देखता है। चीफ सद्र, जो चीफ सद्र होता है वो हेड ऑफ़ रिलीजन होता है, यानी धर्म से संबंधित जो भी काम होते हैं वो चीफ सद्र देखता है। चीफ काजी जो होता है वो हेड ऑफ़ जस्टिस डिपार्टमेंट होता है, यानी कि न्याय से संबंधित जो भी काम होता है वो चीफ काजी देखता है। सम पीपल वर गिवन बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन पोस्ट। यहाँ पर कुछ जो पोस्ट थी वो मिलिट्री और सिविलियंस पोस्ट थी एडमिनिस्ट्रेशन में। दे वर कॉल्ड नॉबल्स, जिनको कि नॉबल्स बोला गया है। दे वर खान, यहाँ पर खान थे, मलिक्स थे और अमीर्स थे। खान के पास 10,000 हॉर्सेस होते थे, मलिक के पास 1,000 हॉर्सेस होते थे एंड अमीर के पास 1,000 हॉर्स होते थे, जिसकी देखभाल वो करते थे और अपने एम्पायर में उसी तरीके से वो रन करते थे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ एम्पायर। एम्पायर किस तरीके से डिवाइड था, किस तरीके से रन कर रहा था, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द दिल्ली सल्तनत वॉज डिवाइडेड इनटू सूबा और प्रोविंसेस। दिल्ली सल्तनत सूबा या प्रोविंसेस में डिवाइड था। ईच प्रोविंसेस वॉज डिवाइडेड इनटू सिख विच वर फर्दर डिवाइडेड इनटू परगना एंड परगना इनटू विलेज। इस तरीके से हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत सूबा या प्रोविंसेस में डिवाइड था। इसके बाद प्रोविंसेस फिर से डिवाइड किया गया था सिख में, और सिख को फर्दर डिवाइड किया गया था परगनाज में। परगनाज को विलेज में डिवाइड किया गया था, यानी कि सूबा से स्टार्ट होता है। फर्स्ट सूबा होता है, सूबा के बाद सिख होता है, उसके बाद परगना होता है और सबसे लोअर जो लेवल होता है वो होता है विलेज। द हेड ऑफ सूबा, सूबा का जो हेड होता है वो मुफ्ती कहलाता है, मुफ्ती। एंड जो सिख का हेड होता है वो सिकदार कहलाता है और परगना का जो हेड होता है वो आमिल कहलाता है। द विलेज हेडमैन वॉज कॉल्ड मुकद्दम। विलेज का जो हेडमैन होता है वो मुकद्दम होता है। अकाउंटेंट को हम पटवारी बोलते हैं यहाँ पर। लैंड ऑनर जो होता है वो खूत कहलाता है। इस तरीके से दिल्ली एम्पायर का डिवीज़न किया गया था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ इकोनॉमिक टूल्स के बारे में। इकोनॉमिक्स टूल्स में हमने कुछ पहले भी देखा था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए काम थे। अलाउद्दीन खिलजी फिक्स द प्राइस ऑफ बेसिक यूटिलिटी आइटम इन ऑर्डर टू कीप हिज सोल्जर एंड पीपल हैप्पी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी बेसिक नीड्स की जितनी भी बेसिक यूटिलिटीज़ की चीज़ें थी सभी के प्राइस पहले से फिक्स कर दिए थे। और इसके बाद वो ही अपॉइंटेड सहनास टू कीप ऑन आई ओवर द मल फंक्शनिंग इन द ट्रेड। व्यापार में जो भी मल फंक्शनिंग या गलत तरीके से जो फंक्शन हो रहे थे उन सब चीज़ों की देखभाल करने के लिए उसने एक ऑफिसर अपॉइंट किया था जिसका नाम था सहनास। उसके बाद नो वन कुड चार्ज हायर प्राइस। कोई भी यहाँ पर हायर प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है किसी भी चीज़ के लिए। इफ़ एनी वन वॉज फाउंड डूइंग सो, अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता था, ही वॉज पनिश सिवियरली, उसको गंभीर तरीके से पनिशमेंट मिलती थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्ता सिस्टम के बारे में। देखिए जो इक्ता सिस्टम था इसको स्टार्ट करने वाला था इल्तुतमिश। तो दिल्ली सल्तनत अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर एज गवर्नर। इन्होंने क्या किया, अपने जो इक्ता देते थे वहाँ पे मिलिट्री कमांडर जो है अपॉइंट करते थे, जिनको कि गवर्नर बोला गया टेरिटरी का। दिस मिलिट्री कमांडर्स वर कॉल्ड इक्तादार, और इनको इक्तादार भी बोला गया।
क्योंकि जो इक्ता मीन्स लैंड, जो लैंड होता था वो लैंड जिसको दिया जाता था उसको इक्तादार बोलते थे। और इक्तादार को हम यहाँ पर एज अ गवर्नर भी बोल सकते हैं, गवर्नर था वो। एंड द लैंड दैट दे कंट्रोल्ड वर कॉल्ड इक्ता, जिस लैंड में वो कंट्रोल करते थे इक्तादार, उसको इक्ता बोला गया। द इक्तादार कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम देयर इक्तास, उस इक्ता में जो भी लैंड रिवेन्यू होता था उसको कलेक्ट करने का काम इक्तादार का था। एंड दिस बिकेम देयर सैलरी, और उसी से वो अपनी सैलरी भी लेता था और अपनी आर्मी की मेंटेनेंस भी उसी से करता था, अपनी जितने भी उसकी हॉर्सेस थे या जो भी थे सब हर चीज़ की मेंटेनेंस उसी से करता था वो। दे ऑल्सो हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ता, और अपने इक्ता में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी उसका काम था। द इक्तादार वर रेगुलरली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इक्ता टू अनदर, और यहाँ पर ये भी एक बहुत अच्छा काम हुआ था कि इक्तादार जो था वो परमानेंट नहीं होता था, कुछ समय के बाद उसको एक इक्ता से दूसरे इक्ता में ट्रांसफ़र दे दी जाती थी। ताकि ये इसलिए किए गए थे ताकि वो अपने आप को पावरफुल ना बना ले। अगर वो अपने आप को पावरफुल बना लेगा तो वो कभी हो सकता है कि सुल्तान के अगेंस्ट खड़ा हो जाए। तो ऐसा ना हो इसके लिए सुल्तान ने क्या व्यवस्था की थी कि जो इक्तादार था उनको ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। एंड द सुल्तान केप्ट अ स्ट्रिक्ट चेक ऑन देम, और सुल्तान इक्तदार पर अपनी नज़र रखता था, उनकी चेकिंग भी करता था, उनके अकाउंट्स चेक करता था, ये भी देखता था कि कहीं वो अपने आप को पावरफुल तो नहीं कर रहे। इस तरीके से सुल्तान ने ये सारे काम किए। इस तरीके से दिल्ली सल्तनत यहाँ रन करता है, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत ख़त्म होता है। चलिए बच्चों, आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। ओके, बाय बाय।